चलिए, कल हमारा सिर्फ हार्डली 5 मिनट भी लगते हमारा 5 मिनट भी, लेकिन आप लोगों ने इतना शोर मचा दिया और कुछ बच्चों को तो बहुत मसला होना शुरू हो गया, इसलिए मैंने क्लास खत्म कर दी। कल हम पढ़ रहे थे एस्टर्स। कल हम रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स पढ़ रहे थे। एस्टर्स क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या था? हमने कहा रिएक्शंस ऑफ एस्टर में कल हमने पहला रिएक्शन जो था वो पढ़ चुके थे। पहला रिएक्शन क्या था? हाइड्रोसिस वाला। मैडम 25 के बाद ऑनलाइन से खत्म हो जाएंगी। बेटा कुछ कंफर्म नहीं है हमें तो ये बात। गवर्नमेंट ऐलान किया था, अब देखिए हमारे कार्यवाही क्या कहते हैं। हाइड्रोसिस ऑफ एस्टर्स। ठीक है। रिएक्शंस ऑफ एस्टर पहला क्या है हमारे पास? हाइड्रोसिस ऑफ एस्टर। हम कोई भी एस्टर ले लेते हैं। एस्टर जनरल फार्मूला क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। चाहे आप यहाँ पे जनरल फार्मूला, चाहिए आपको स्पेसिफिक एस्टर ले ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे आर की बजाय मिथाइल लगा देती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, और इस आर की जगह मैं इथाइल ग्रुप लगा देती हूँ। ये हमारे पास एस्टर बन गए। अब हमने करवानी है इसकी हाइड्रोलिसिस। कल मैं ये पढ़ा चुकी थी लेकिन फिर रिपीट कर रही हूँ। हाइड्रोलिसिस हमने क्या पढ़ा था कि इस केस में हमने एस्टर की दो तरह की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। पहले हम करवाएंगे इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि हम एसिड की प्रेजेंस में इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। एसिड जो है वहां पे हम लाजमी लेते हैं, तो H पॉजिटिव जो है ये एसिड को शो करते हैं। मैंने बताया था कि H2O H पॉजिटिव लिखें या H3O पॉजिटिव लिखें, ये बात सेम बनती है। दोनों को मिला दूं तो मैं H3O पॉजिटिव लिखूंगी, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात सेम है। ठीक है, हम करवा रहे हैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये टूटेगा, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है। देखें, 2 कार्बन की चेन है, ये बल्की ग्रुप है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, उन्होंने बताया था पोलर बॉन्ड पहले टूटता है, जब नॉन पोलर, ये कार्बन कार्बन का नॉन पोलर बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन का पोलर बॉन्ड है। जहां पे भी कंपैरिजन है वहां पोलर बॉन्ड पहले टूटता है। यहाँ से बॉन्ड टूटा है ये वाला। ठीक है, और वाटर में से, मैं वाटर को ऐसे लिखती हूँ ताकि आप समझा सकूं। वाटर में से OH जो है वाटर में से यहाँ पे आ गया, इस कार्बन के साथ यहाँ पे ऐड हो गया, क्या बन गया? CI3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा ग्रुप निकला है? C2H5O। C2H5O ये यहाँ से निकला है, ये लेगा H फ्रॉम वाटर और क्या बन जाएगा? आप पास जो प्रोडक्ट बनी है वो 2 तरह की बनी, एक बने अल्कोहल और एक बना कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने कल भी बात की थी, बार बार रिपीट की थी, किसी भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उससे वही चीजें दोबारा बनेंगी जिससे वो डेरिवेटिव बनना था। जैसे कि आप कहते हैं कि एस्टर कहाँ से बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। देखिए मैंने रिएक्शन रिवर्सिबल लिखा है कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को तो मेरे पास एस्टर बनेगा, और एस्टर की ब्रेकडाउन से क्या बनेगा? दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। ये हमारे पास क्या थी? एसिडिक हाइड्रोलिसिस थी। अगर मैं करवाऊं बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस में सिर्फ मीडियम चेंज करना आप लोगों ने। जहां पहले हम एसिड यूज कर रहे वहां हम क्या यूज करेंगे? बेस यूज करेंगे। कोई बेस ले ले, NaOH ले ले। ठीक है, अगेन यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये OH यहाँ पे आके जो है वो इधर सॉरी OH नहीं ONA, अब यहाँ से ONA जो है वो इधर आके इधर ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड ONA। फर्क देखें, यहाँ OH था वाटर से आया था, यहाँ ONA आया फ्रॉम बेस। तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। जब हमने करवाई है बेसिक हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बने, दिस साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड था ना, प्लस साथ में यहाँ से क्या निकला? C2H5O, C2H5O, और साथ में ये यहाँ से ये तो यहाँ पे ऐड हो गई, ये देखिए ये तो यहाँ पे ऐड हो, सिर्फ क्या बच गया? H, ये H आ गया। तो हमारे पास सिर्फ बेसिक हाइड्रोलिसिस ये फर्क पड़ा है हमारे पास कि यहाँ पे साल्ट की कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बने। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नीचे वाला रिएक्शन है इसे हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अगर आप याद करें हमने जो लिपिड वाला पढ़ा था, हमने क्या था कहा था कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड लिपिड्स, सॉरी फैटी एसिड। ठीक है, और जब वो रख करते हैं बेस के साथ तो क्या बनाते हैं? आपस जो बनाते हैं दैट्स आर
सोप। तो यहाँ पे लॉन्ग चेन का फैटी एसिड दिए, देखिए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बल्कि नहीं, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड सेम बात होती है। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्ब फैटी एसिड, ठीक है। तो हमारे पास ये लॉन्ग चेन हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं बेस के साथ, तो हमारे पास देखिए क्या बना है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्रोडक्ट जो है, अगर आपको याद नहीं आया तो हमने जो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़े थे लिपिड्स वाले, वहां जाके देखें, वहां रिएक्टर में थोड़ा बहुत चेंज था, ठीक है। एक हमने बेस ली थी, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत रिएक्टर में चेंज था, लेकिन प्रोडक्ट उसमें भी यही बन रही थी, साल्ट बन रहे थे, सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनी, ये क्या होती है, दिस इज सोप। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड रिएक्शन क्या है, ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तब सेकंड हमारे पास रिएक्शन क्या है एस्टर्स का, रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, सेकंड वन इज, ठीक है। पहले हमने एस्टर की हाइड्रोलिसिस, अब मैं करवानी है एस्टर की रिडक्शन। पहले मैं एस्टर बना लेती हूँ, मर्जी अगेन आपकी जनरल बनाएंगे, आप स्पेसिफिक बनाए, चले मैं ये ऊपर इस्तेमाल किया वही दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं हम यहाँ पे एस्टर। हमने एस्टर लिए, हमने करवानी है इसकी रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैंने कल बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट, NaBH4। हमारे पास ये दो मोस्ट कॉमनली यूज हाइड्रेटिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन दोनों में कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, नेशन हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। अब इस केस में उन्होंने यहाँ पे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, ठीक है। अब होगा क्या कि अच्छा पानी बुक में बेटा इसकी अगेन, तो पानी बुक में इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, आपने मैकेनिज्म नहीं लिखना, ठीक है। इसका मैं क्या लिख रही हूँ, सिंपल रिएक्शन लिख रही हूँ, हमने इसका मैकेनिज्म नहीं लिखना। अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा, इधर भी H ऐड होगा, इधर भी क्या बनेगा, CH3 एक में CH3C, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ से O का डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ ऐड होगा, एक H यहाँ ऐड होगा, इन दोनों अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनेंगे, कैसे, और दूसरा ये भी क्या बनेगा, CH3 2H5OH। ये देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटा है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट था ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें, नेसेंट हाइड्रोजन। जी फातिमा एक मिनट नहीं पढ़ा कि मैं माइक ऑन करती हूँ, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो, क्या बन गया, C2H5OH, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ है कि जो नेसेंट हाइड्रोजन था वो इस कार्बन के साथ भी ऐड हुआ है, और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे भी H ऐड हुआ है, यहाँ पे भी H ऐड, जितने H इसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल हुए, तो यहाँ पे दो H ऐड हुए, क्यों, एक यहाँ से बॉन्ड टूटा फिर H ऐड हुआ है, एक ये वाला बॉन्ड टूटा फिर H ऐड हुआ, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2OH, और ये क्या बन गया, C2H5OH। अगर देखो दोनों बातें सेम है, C2H5OH, तो हम कह सकते हैं बजाय अलग के दो मॉलिक्यूल बने हमारे पास, अच्छा तुम्हारे पास क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल बन गए हैं किसके, इथेनॉल के, यानी हमारे पास अल्कोहल बना है रिडक्शन पे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाते हैं। तो अब यहाँ मैंने सिंगल स्टेप का रिएक्शन लिखा है, आपको पता है कि हमारे पास जो है सबसे पहले अल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं, और अल्डिहाइड कीटोन की फर्दर रिडक्शन से क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं। तो यहाँ उन्होंने फाइनल और स्टार्टिंग और लास्ट प्रोडक्ट बताई हुई बस, ठीक है। तो हमारे पास ये सेकंड रिएक्शन था किसका, एस्टर्स का, फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस एंड सेकंड वन इज रिडक्शन। अब इसका थर्ड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एस्टर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला मिटाती हूँ, हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ एस्टर, थर्ड वन क्या है, रिएक्शन ऑफ एस्टर्स, यानी एस्टर टोटली तीन रिएक्शन है, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। चलें इसके बाद क्या है, पहले हम एस्टर बना लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड और C2H। ये लाजमी नहीं कि आप हर बार ये एस्टर लेंगे, यहाँ पे आप मिथाइल भी लगा सकते हैं, यहाँ इथाइल लगा दें, कोई भी लगा दे, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होती है, मैकेनिज्म सेम रहते हैं। हम रिएक्ट करवा रहे हैं इसको किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ बना लेती हूँ, CH3MgBr।
अगेन आप सारा ये पढ़ कर आए हैं। पहले क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप है किसका, गिग्नाइट्रोजन का, वो कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे चार्ज क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफिलिक है, इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, सिंगल हो जाएगा। क्या बनेगा, ये मिथाइल ग्रुप आके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, CH3, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप लगे, ये वाला क्या बन गया, कार्बन मिथाइल ग्रुप। ये कार्बन से इनका बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल हो गया। ठीक है, जब ये सिंगल हुए तो जो यहाँ से निकले थे MgBr, इधर से ये आके इसके साथ इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, MgBr, साथ में ये वैसे लगा हुआ है OC2H5, OC2H5। अगर आप देखें तो ओवरऑल क्या हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, कार्बन साथ ऐड हुआ मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन साथ ऐड हुआ MgBr। ठीक है, अब होगी इसकी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसी होगी, वो होगी वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, कैसे कि जो ये ऑक्सीजन का और Mg का बॉन्ड ये टूटेगा, यहाँ जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड यहाँ दोबारा डबल हो जाएगा। ठीक है, कार्बन ने यानी क्या किया, कार्बन ने अपना एक बॉन्ड एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने, तो कार्बन को बाकी बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जहाँ कंपैरिजन ऑफ बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड के, वहां पोलर बॉन्ड टूटते। जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड नॉन पोलर है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड नॉन पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है, पोलर भी है बल्कि ग्रुप भी है, यहाँ से निकल जाएगा। तो देखें क्या क्या फर्क पड़े। एक तो हमने कहा ये मिथाइल ग्रुप वैसे रहेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो गया, डबल हो गया, साथ में क्या लग गया है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ से क्या निकला है, C2H5O, C2H5O, और साथ में क्या निकला, MgBr, ये लगा दें आप MgBr। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया है कि ये कीटोन बन गया हमारे पास। ठीक है, ये देखिए R सिल बॉन्ड बस। अब आपको पता है कि मैंने बताया कि इसमें फर्दर रिएक्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब हम करवाते हैं रिडक्शन तो हमने क्या कहा था, अच्छा रिडक्शन क्यों बेटा, मैंने आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट में बात बताई थी कि ग्रिग्नार्ड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, ये देखिए अभी इसने एस्टर से क्या बना दिया, कीटोन, अभी फर्दर रिडक्शन हो सकता है क्योंकि अभी इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है। फर्दर इसको दोबारा इसको रिएक्ट करवाएंगे हम, फर्दर रिडक्शन होगी और लास्ट प्रोडक्ट बनेगी अल्कोहल। अब हम दोबारा करवाते हैं, सेकंड स्टेप करवाते हैं, मैं ये वाला मिटा रही हूँ। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब आपने जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बनी है वो लें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, रिडक्शन में जब तक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं होता पर रिडक्शन होती रहती है, खत्म करना होता है इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता है, प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट। ठीक है, यानी ओवरऑल ग्रिग्नार्ड 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। अगेन वही काम होगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन गया है, CH3C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ से O सिंगल बॉन्ड हुए, ये MgBr यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, MgBr, ये मिथाइल ग्रुप जिसने अटैक किया था ये आके इस कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है। आप सही आ रही वीडियो देखें। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम देखिए हमने यहाँ करवाया था, वहां पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट है, वहां हमने कहा था वाटर की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ होगी हाइड्रोलिसिस। दोनों में फर्क है, देखिए वहां पे हमने वाटर ऐड किया था, वाटर क्या करता है, ग्रुप को रिमूव करने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, सिर्फ रीअरेंजमेंट, वाटर वहां पे मीडियम था, वहां सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई है, ग्रुप यहाँ से निकल गए। ठीक है, कोई नई चीज ऐड नहीं, जैसे वहां से ग्रुप वहां से निकल गए। यहाँ हो रही है हाइड्रोलिसिस, हमने साथ एसिड मीडियम इस्तेमाल किया। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये आपने पहले आप कहेंगे कि हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, ग्रिग्नार्ड एजेंट में आपने पूरा रिएक्शन पढ़ा हुआ है एस्टर वाला। ये कार्बन और यहाँ से क्या होगा, इसकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे H ऐड हो जाएगा OH। ठीक है, CH3CH, ये H कहाँ से आया, ये आया वाटर से, यानी इसको मैं ऐसे लिखूं, वाटर से H यहाँ पे आ जाएगा, इधर ऐड हो गया। यहाँ जो MgBr निकला MgBr और वाटर से OH यहाँ Mg के साथ आ गया, तो हमारे पास ये देखें ये क्या बन गया, अल्कोहल।
तो जब भी आप क्या करेंगे किसी भी एस्टर की रिडक्शन करवाएंगे विद ग्रिग्नार रिएजेंट, तो आप पास क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में कीटोन या एल्डिहाइड, ठीक है, मोस्टली कीटोन बनते हैं, उसके बाद क्या बनता है अल्कोहल बनते हैं आपके। ये देखिए ये कौन सा अल्कोहल है, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, जिस कार्बन अटैच फाइनल ग्रुप फॉर द 3 कार्बन साथ अटैच है, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो हमारे पास यहाँ तक एस्टर्स के रिएक्शन खत्म हो गए। किसी को यहाँ तक कोई मसला है क्लास? किसी को इश्यू यहाँ तक क्लास? उसके बाद हमने क्या पढ़ना चला, आप मुझे बताएं। कल आपने कहा था, कल मैंने आपको बताया था कि कितने इसके डेरिवेटिव्स थे कार्बोक्सिलिक एसिड के। कल हमने पहले इसाइल क्लोराइड पढ़ा था, फिर हमने एसिडिक एनहाइड्राइड पढ़ा है, फिर हमने एस्टर्स पढ़े। अब इसका कौन सा डेरिवेटिव रह गया? अब इसकी किसी डेरिवेटिव रहेगा, हमने कौन से रिएक्शंस पढ़ने हैं, अब किसके रिएक्शंस पढ़ने हैं? मैंने आपको साइड डेरिवेटिव लिख के बताए थे। इसका 4 डेरिवेटिव कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का? अमाइड। अब अमाइड पढ़ने हैं, उसके बाद नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स डेरिवेटिव है लेकिन उसके रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ अमाइड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला अगेन वही वाला रिएक्शन जो पहले हम पढ़ते आए हैं, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। अमाइड हमने क्या कहा था कि मैंने बताया था, जब कोई भी NH2 ग्रुप, जिसे हम अमाइन ग्रुप कहते हैं, अमाइनो ग्रुप कहते हैं, जब ये अटैच हो किसी असाइल ग्रुप के साथ, असाइल क्या होता है, दिस वन इज कॉल्ड असाइल ग्रुप, R सीरियल बॉन्ड हो, असाइल ग्रुप से अटैच, तुम्हारे पास वो क्या होते हैं, अमाइड्स होते हैं। हमने लेने हैं अमाइड्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे रिएक्शंस क्या है, नंबर 1 रिएक्शन हमारे पास क्या है, मैं फोर्थ वन से कह देती हूँ। 1 रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। दो ही इसके रिएक्शन दिए हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, ठीक है। पहले हमने लिया अमाइड बना लें कोई भी, अब आपकी मर्जी है, जहां मैंने R लिखा है वहां पे आपको ग्रुप लगा देते हैं, ये सिर्फ R लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा हमारे पास, हम करवा रहे हैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, यहाँ से NH2 ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, और वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा था अगेन हाइड्रोलिसिस द्वारा क्या बनता है हमारे पास, अगर इसको मैं से लिखूं वाटर को H, अच्छा हमारे पास ये क्या वाटर लिया हम लोगों ने, अब इसमें हम करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, यहाँ से ये ग्रुप निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा OH, R C डबल बॉन्ड O OH प्लस, उसके बाद क्या NH2 ने यहाँ से H लिया, दोबारा क्या बन गया, अमोनिया बन गया। अब आप याद करें कल जब हम लोग मैं आपको बताया था कि अमाइड कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया अल्कोहल रिएक्ट करता है, सॉरी कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है अमोनिया, तो आपस क्या बनते हैं, अमाइड बनते हैं। तो जब किसी भी कार्बोनिक एसिड की डेरिवेटिव की रिडक्शन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो जिन रिएक्टेंट से वो बना था हमारे पास डेरिवेटिव, वो दोबारा प्रोड्यूस हो जाएंगे, इन दोनों को दोबारा रिएक्ट करवाओ, दोबारा मेरे पास क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, और अमाइड के हाइड्रोलिसिस दोबारा क्या बने, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। उसके बाद क्या है हमारे पास, सेकंड जो है वो हमारे पास रिएक्शन क्या है, सेकंड वन बेटा, सेकंड वन जो है वो रिडक्शन है, ये नई बुक वहां देख के बताएं कि मेरे पास रिडक्शन या रिडक्शन ऑफ अमाइड। अच्छा, रिडक्शन की अमाइड का करनी हम लोगों ने, मैं कोई भी अमाइड ले लेती हूँ, हमने करवानी है रिडक्शन, अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया है। थोड़ा सा बेटा आज को थोड़ा करना पड़ेगा वीडियो ब्लर, क्योंकि लाइट इशू है, इसलिए शायद मतलब कि लाइट यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है ये, ठीक है। ये देखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा, इस रिडक्शन में ये जो कार्बन सीन का बॉन्ड है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे H ऐड होगा, क्या बन जाएगा, RCH2NH
यानी ये देखें यहाँ पे क्या फर्क है, इधर देखें मुझे देखें क्या फर्क है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है, और क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हो गया कार्बन के साथ। यहाँ से जो ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, इस रिड्यूसिंग एजेंट से, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। यानी हमारे पास रिडक्शन ऑफ अमाइड से क्या बन गई, ये हमारे पास अमाइड से, और ये हमारे पास क्या है, अमाइंस है। कल बताया था मैंने, जब NH2 को बताया था आर क्या सिंपल चेन होती है, देखिए ये सिंपल चेन है, तो अमाइंस होते हैं। जब NH2 हटाते हैं असाइल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास क्या होते हैं, अमाइड्स होते हैं। तो रिडक्शन ऑफ अमाइड से क्या बन गया, हमारे पास अमाइंस बन गया। दैट क्लियर, यहाँ तक किसी कोई मसला हमारे चैप्टर खत्म हो गया, कोई इशू किसी को क्लास, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई मसला है, वाइज में से किसी कोई मसला, कोई क्वेश्चन? जी जी, चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास आगे जो है वो अमाइड आ गए हैं। सो नाइट्राइल हमारे पास सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने शुरू करना आज चैप्टर नंबर, सब निकालें, हमने शुरू करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री शुरू करना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो आप लोगों का चैप्टर नंबर आई थिंक 22 बन है, 23 बन रहा है। जी 23 है, निकालें शाबाश सारे। 23 तो नहीं है बेटा, क्या हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल तुम्हारा हो गया था ना, एनवायरमेंटल किधर है? हाँ जी, चैप्टर नंबर 23 है, चले जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई इसमें कोई वही बात थ्योरी सिर्फ है, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है, आसान सा ही चैप्टर हमारे पास। चैप्टर 23 है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सॉरी इंडस्ट्रियल क्या, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। हमने इसमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ने हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ लेनी है, और फिर हमने उनके ट्रीटमेंट पढ़ने हैं कि कैसे कैसे हम जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक तो प्रोडक्शन, एक तो हमने कहा कि पोल्यूशन प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, कैसे मेथड इस्तेमाल करें जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो ही ना, ठीक है। यानी हम खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। जी हौसला बेटा, करती हूँ, कैमरा में शुरू तो करूंगा अभी से ही ना। तो हमारे पास 23 क्या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। अब हमने इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट, जब हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल, तो एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है, एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है हमारे पास, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। सबसे पहला क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होती है, कौन बताएगा? सेकंड वन इज हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। थर्ड वन इज लिथोस्फेयर, एंड फोर्थ वन इज बायोस्फेयर। एटमोस्फेयर के जहां पे हम सांस लेते हैं, हमारे पास एयर है, ये हमारे पास क्या है, एटमोस्फेयर, ठीक है। तो हमारे पास एयर क्या है, एटमोस्फेयर है, जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं, जहां पे सारी गैसेस पाई, दैट्स एटमोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या, हाइड्रो मींस वाटर का इस्तेमाल होता है वाटर बॉडीज के लिए, ठीक है, कि जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम शामिल करते हैं हाइड्रोस्फेयर। ये सारे हमारे एनवायरमेंट के पार्ट हैं, एटमोस्फेयर, उसके बाद क्या, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है, वाटर बॉडीज यानी ओशन,
लेक्स, रिवर्स, ये सब चीजें हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। लिथोस्फीयर क्या है? ये सॉइल जिसके ऊपर हम रहते हैं, या जहाँ पे जमीन है, ये अर्थ क्रस्ट, ये रॉक्स, ये सॉइल, ये सब लिथोस्फीयर में आता है। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर कहते हैं कि वो लेयर है अर्थ के ऊपर जहाँ पे लिविंग बॉडीज रहती हैं। अब ये कैसे, देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि जमीन पे हम एक एरिया तक जो होते हैं वो सांस ले, जैसे हम ऊपर मूव करते हैं तो गैसेस का प्रेशर कम होता है, वहां पे सांस लेने में मसला होता है। एक खास हाइट के बाद जो होती है गैसेस होती नहीं है। तो जिस एरिया तक लिविंग बॉडीज रह सकती हैं फ्रॉम द अर्थ टू दैट एरिया जहां तक लिविंग बॉडीज रह सकती हैं सर्वाइव कर, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ये पूरा एरिया क्या है? बायोस्फीयर। ठीक है, कोई अलग से नहीं है, कोई अलग से स्फीयर है, कोई अलग से नहीं है, बल्कि कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं मोस्टली हम कहते हैं जमीन से लेकर 11 किलोमीटर अबव, मोस्टली ये कहा जाता है कि इस तक जो होते हैं हम लोग रह सकते हैं या लिविंग बॉडी सरवाइव कर सकती है। इसके ऊपर जो तो ऑक्सीजन गैस नहीं होती या कोई भी वहां पे गैसेस की अमाउंट बहुत कम होती है, तो वहां पे लिविंग बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए जो जाते हैं लोग स्पेस में जाते हैं, जो वो साथ अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन गैस अवेलेबल नहीं है, ये कोई गैस भी वहां अवेलेबल नहीं होती। तो हमारे पास ये क्या है? हमारे सारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, हम कहते हैं हम इन्वायरमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं सारे कंपोनेंट एनवायरमेंट के, ठीक है, ये मिलके लिविंग बॉडी को सपोर्ट करते हैं। मिलके कैसे? कि लिविंग बॉडीज के रहने के लिए एटमोस्फेयर भी उतना लाजमी है, जैसे कि हम एटमोस्फेयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट लेते हैं, जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, इस तरह हम N2 गैस लेते हैं प्लांट्स। तो बहुत सारी गैसेस हमारे पास एटमोस्फेयर से आती हैं। हाइड्रोस्फेयर से हम क्या लेते हैं? हाइड्रोस्फेयर में वाटर होता है, सबसे बड़ा सोर्स वाटर जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर से हम लोग क्या ले सकते हैं? वाटर वाटर तो है, वाटर के अंदर जो बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, ठीक है, वाटर है, उसके बाद बहुत सारे साल्ट है, जैसे कि कुछ कंट्रीज में, जैसे हमारे पास तो केरोकान है, हमारे पास माइन है साल्ट की, तो हम ओशन इतना साल्ट नहीं लेते हैं। कुछ जिन कंट्रीज में और कुछ सोर्स नहीं होता वहां पे ओशन वाटर को ड्राई करके वहां से साल्ट ऑब्टेन किया जाता है, जैसे NaCl साल्ट। इसके अलावा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जमीन। अब लिथोस्फीयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो कि लिविंग बॉडीज को सपोर्ट करते हैं? जैसे कि सॉइल। अब सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट्स रूट होती हैं, प्लांट अपनी जितने मिनरल होते हैं वो जमीन से लेते हैं। जमीन के अंदर बहुत सारी मेटल, बहुत सारे ऑर्गेनिक, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो बिगेस्ट सोर्स, जैसे हमारे पास कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए एनर्जी का सोर्स है, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी का सोर्स है। तो हमारे पास जो लिथोस्फीयर है वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। अब बायोस्फीयर क्या है? कि वो एरिया जहाँ पे लिविंग बॉडीज रह सकती हैं अर्थ के ऊपर, वो एरिया जहाँ पे लिविंग बॉडी सरवाइव कर सकता है, सपोर्टिव लाइफ, जहाँ लाइफ को सपोर्ट करता है वो। तो हमारे पास इसमें सब कुछ आ जाता है, एयर, लेक्स, ये तमाम जो पहले तीनों वाले जो हमारे पास कंपोनेंट हैं, ये बायोस्फीयर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये तमाम कंपोनेंट है एनवायरमेंट के। अब उसके बाद क्या है कि पोल्यूशन तीनों में काज हो रही है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन काज हो रही है, हाइड्रोस्फीयर में भी, लिथोस्फीयर में भी, यानी हम सॉइल को, वाटर को और एयर को तीनों पोल्यूट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल तीनों कंपोनेंट पोल्यूट हो रही है बाय एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, हम एटमॉस्फेयर को फर्दर 4 लेयर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, कि हम क्या करें, ये सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर हम कहते हैं भाई ये जमीन है, ऊपर जाएं तो ट्रोपो है, फिर उस ऊपर जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर ऊपर सारी लेयर्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड वन इज मीजोस्फेयर एंड फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब जो सबसे पहले लेयर है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे जो जहाँ पे हम जमीन पे रहते हैं ना, ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर आता है। अब अपने बायोस्फेयर कौन सा मिक्स नहीं करना, बायोस्फेयर हमने एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट कहा था, ठीक है। अब जो बायोस्फेयर है उसके अंदर ट्रोपोस्फेयर भी आ जाती है। अब जो ट्रोपोस्फेयर है ये वो लेयर है जो कि जमीन से तकरीबन 0 से लेकर 11 किलोमीटर अबव तक होती है, ठीक है। 11 किलोमीटर से अबव जो है वो 50 किलोमीटर। अच्छा, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट नहीं बता सकती क्योंकि इसमें बड़ा इशू है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इनकी हाइट दी हुई है। कहीं में 0 से 11 दिया हुआ है, कहीं 0 से 15 तक भी दिया हुआ है, किसी बुक में 0 से 14 तक दिया हुआ है। तो डिफरेंट बुक्स में आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी।
डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या लेयर्स हैं जो कि डिवाइड की हुए हैं हाइट के लिहाज से। अब ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जहां पे हम रहते हैं, जहां पे लिविंग बॉडीज रहती हैं। ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है फिर शुरू होती है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, और जो ओजोन पाई जाती है ना वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। जो आप कहते हैं ना ओजोन लेयर पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और उसके बाद आती है मेसोस्फेयर। अच्छा, सबसे यहाँ पे कम टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर हाई है। मेसोस्फेयर टेम्परेचर दोबारा लो हो जाता है, और सबसे जो हाई टेम्परेचर होता है वो होता है थर्मोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि ये सन सबसे करीब ये वाली लेयर होती है थर्मोस्फेयर। तो जो ऑक्सीजन गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O2, वो गैसें ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं या थोड़ी बहुत पाई जाती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। मेसोस्फेयर में और थर्मोस्फेयर में कोई भी कंपोनेंट ऑक्सीजन का नहीं पाया जाता, कोई भी कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं पाया जाता, यानी यहाँ पे कोई भी गैसेज नहीं हो सकती। ये हाईली आप कह लें वैक्यूम फेज होती है, यहाँ पे कोई भी गैसेज नहीं होती, यहाँ पे थोड़ी बहुत हीलियम और हाइड्रोजन होती है। और ये तो बहुत हाई टेम्परेचर पे इस पे होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइंस होते हैं अगर हों भी, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। चलें, ये तो हमारे पास सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हमने सबसे पढ़ना हमारे पास वो क्या, हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर को, ठीक है। क्योंकि पहला टॉपिक हमारा क्या है, केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर। इसलिए बताने के अलावा ट्रोपोस्फेयर होता क्या है। ट्रोपोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है जो कि सी लेवल से 11 किलोमीटर एक्सटेंड हुई होती है, 11 किलोमीटर अबव एक्सटेंड हुई होती है, ठीक है। यानी हम जमीन से ऊपर जाए ना आसमान की तरफ, तो तकरीबन जमीन से लेकर 11 किलोमीटर अबव तो ट्रोपोस्फेयर हो, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाएगी। तो हमने पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर पढ़ना हमने केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर, यानी जहां पे हम रह रहे हैं ना ये सारी ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये जमीन से क्लोज होती है। अब हमारे पास बहुत सा ट्रोपोस्फेयर के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट है, ठीक है। कौन कौन से पोल्यूटेंट, सबसे पहले ये कि हम जो स्मोक, सबसे बड़ा पोल्यूटेंट क्या है, स्मोक है, ठीक है। स्मोक क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, जैसे कि लाहौर हो गया है, यहाँ पे इंडस्ट्री इसलिए बात करते हैं कि हमारे पास जो स्मोक होती है प्लस फॉग, ये हमारे पास क्या बनती है, स्मोक बनती है। अब हमारे पास जो स्मोक होती है मोस्टली व्हीकल से भी प्रोड्यूस होती है स्मोक, ठीक है। लेकिन जिन एरिया में इंडस्ट्री ज्यादा होती है वहां ज्यादा इश्यू होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे व्हीकल से भी स्मोक प्रोड्यूस हो रही है और इंडस्ट्री से भी धुआं निकल रहा है। जैसे कि लाहौर हो गया है, फैसलाबाद हो गया है, गुजरात वाले, या जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो वहां पे जो स्मोक निकलता है, जी बेटा टाइस है, वहां पे जो स्मोक वहां से रिलीज होता है। और फॉग क्या होते हैं, फॉग असल में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। अच्छा, अब सर्दियों में आपको ये स्मोक नजर, गर्मी में स्मोक नजर नहीं। असल में ये होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है ना, जो आपके एटमॉस्फेयर है, वहां हर वक्त वाटर के ड्रॉप्स होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। अब सर्दियों में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो सुबह टाइम जो आपको फॉग नजर आ रही है, असल में ऐसा होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सस्पेंड क्या होता है कि उनकी मूव करने की स्पीड बहुत आहिस्ता हो जाती है, तो वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। जो आपको जो फॉग नजर आ रहा है असल में क्या होते हैं, वो वाटर के ड्रॉप होते हैं जो सस्पेंड होते हैं। अब सर्दियों में क्या होता है कि जो स्मोक बहुत ज्यादा, क्योंकि जिन एरिया में इंडस्ट्री होती है वहां स्मोक बहुत होता है, तो जो स्मोक होता है वो फॉग से रिएक्ट कर जाता है। क्या होता है, स्मोक जो होता है वो फॉग के साथ रिएक्ट कर जाता है, और क्या बन जाता है, स्मोक। यानी आपके पास जो एयर के अंदर वाले ड्रॉपलेट्स खड़े होते हैं, ऐसे सस्पेंड हुए होते हैं। सस्पेंड मतलब नहीं कि बिल्कुल खड़े हैं, मूव नहीं कर रहे, बल्कि वो आहिस्ता से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत तेज मूव नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि सर्दियों से टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वाटर के ड्रॉप्स जो होते हैं, तो वाटर ड्रॉप्स क्या होते हैं, वो वहां पे सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी मूव करने की स्पीड बहुत आहिस्ता होता है। आपको लगता है वो पानी वहां पे खड़ा है, ठीक है, लेकिन खड़े होते पानी के मालिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। जब स्मोक मिक्स होता है बेटा फॉग के साथ, तो क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं तो आप क्योंकि आपके एयर में आपका प्रेजेंट, तो वो फॉग आपकी बॉडी में इंटर हो रही होती है। अब फॉग के साथ स्मोक के पार्टिकल मिक्स है। स्मोक के अंदर क्या क्या होते हैं, SO2 गैस होती है, NO2 गैस होती है, इसके अलावा N2O गैस होती है, यानी
में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि जब मिक्स होती हैं वाटर के साथ तो एक एसिडिक आप कह लेंगे एसिडिक बन जाती हैं। तो जब हम उसको इनहेल करते हैं, जैसे हमारे एयर जैसे वो एयर हमारे लंग्स में जाएगी तो वो डिफरेंट डिजीजेस काज करती है, ठीक है। या जैसे आप लोग बाहर निकलते हैं, कांटेक्ट होता है आपका एनवायरनमेंट के साथ, तो वो जो फॉग और स्मोक का मिक्सचर स्मोक बना है वो आपके आई इरिटेशन काज कर, जैसे आंखों में लगती है इरिटेशन शुरू हो जाती है, आपकी स्किन इरिटेशन होती है। जब आप उसको इनहेल करते हैं तो कफिंग शुरू हो जाती है, जाके आपके जो लंग्स हैं उनको खराब करती है, ठीक है। तो हमारे पास स्मोक के कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड इसलिए सर्दियों में स्मोक का इश्यू होता है कि गर्मियों में स्मोक तो बंद ही होती है ना। अब ऐसा नहीं तो गर्मियों में इंडस्ट्रीज काम नहीं करती, गर्मियों में स्मोक बंद ही होती है, लेकिन गर्मियों में फॉग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गर्मियों में वाटर के मॉलिक्यूल सस्पेंड नहीं होते, गर्मी में इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल हर वक्त गैस की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में क्योंकि फॉग नहीं होता इसलिए स्मोक काज नहीं होता। स्मोक तो सर्दियों में भी है, गर्मियों में भी है, लेकिन फॉग कब होता है? सर्दियों में होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो इस वजह से स्मोक जो होता है वो आपको सर्दियों में देखने में नजर आता है। अब आपका जो स्मोक है वो दो तरह के, ठीक है। स्मोक जो आपके पास है वो क्या है? दो तरह के। अ, एक हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है और एक क्या? रिड्यूसिंग स्मोक। फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग स्मोक। चलिए मैं आपको दो तरह की स्मोक है, रिड्यूसिंग स्मोक है एंड सेकंड वन इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अब इसका नाम देखें, रिड्यूसिंग मतलब कि रिड्यूस करने वाला, यानी इसके बाद ऐसे कंपोनेंट होंगे जो कि रिडक्शन काज करते हैं किसी और को रिड्यूस को, देखो तो उनकी ऑक्सीडेशन। जैसे कि रिड्यूसिंग स्मोक वो होती है जिसके अंदर क्या हो, यानी ऐसी स्मोक जिसके अंदर हमारे पास क्या हो? रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है, जैसे कि SO2 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एसिडिक होता है और ये क्या करवाता है? किसी और की रिडक्शन करवाता है और खुद इसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। तो रिड्यूसिंग स्मोक के अंदर क्या होती है? हाई अमाउंट ऑफ या हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 गैस होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है कि बता चुके रिड्यूस, इसके एक और नाम होते हैं, सब इंडस्ट्रियल स्मोक भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल स्मोक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो SO2 कंपोनेंट है ना, ये मोस्टली इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा होता है, वहां से निकलती है SO2। SO2 NO2 गैसेस मोस्टली कहाँ से निकलती हैं? इंडस्ट्री से निकलती हैं, ठीक है। जहाँ पे मोस्टली लेदर इंडस्ट्रीज हो गई हैं, कपड़े की इंडस्ट्रीज हो गई हैं, वहां पे जो धुआं होता है उसमें से SO2 NO2 गैसेस निकलती हैं। इसे हम इंडस्ट्रियल स्मोक भी कह रहे हैं। दूसरी हमारे पास स्मोक क्या होती है? हमारे पास होती है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होती है। इस ऑक्सीडाइजिंग ऐसे इसलिए कहते हैं कि इसके पास ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि किसी और चीज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे हमारे पास ओजोन है। अब आप कहेंगे कि ओजोन तो नाम तो ट्रोपोस्फेयर को पढ़े हैं, ट्रोपोस्फेयर में तो ओजोन होती नहीं है। ओजोन कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। बेटा जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर है ना, दैट इज नेचुरली, यानी वो नेचुरली प्रेजेंट है, शुरू से प्रेजेंट है, नेचर ने बनाया उसको। ह्यूमन बीइंग में कोई उसका ह्यूमन बीइंग कोई वहां पे काम ने कोई उसका रोल नहीं है कि उसको बनाने में, ठीक है। और जो जो ओजोन बनती है ट्रोपोस्फेयर में। अब ट्रोपोस्फेयर में ओजोन कैसे बनती है? आपके पास एयर में होती है O2 गैस होती है, ठीक है। अब आप क्या लेते हैं? आपने कहा बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि इसके ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जैसे कि NO2 कर लूं मैं, अगर वो सर रिएक्ट करेगा क्या बना देगा? O3 प्लस NO। तो आपके पास जो ट्रोपोस्फेयर है जहां पे हम रहते हैं वहां पे ओजोन बनती है, वहां पे ओजोन बनती है, ठीक है। और जो ओजोन बनती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर उसे हम कहते हैं बैड ओजोन। बैड ओजोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओजोन जो है ये ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, ये काज करती है इरिटेशन, ठीक है। ये जाके ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करती है। जो ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो ओजोन की लेयर है, दैट इज गुड ओजोन, उसे हम गुड ओजोन कहते हैं। ये नाम इसलिए क्योंकि वो नेचुरली है, वो जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर कर, जबकि हमारे पास जो ओजोन हमारे ट्रोपोस्फेयर में जहां पे हम रहते हैं वो ओजोन अच्छी ओजोन ही है। जैसे हम सांस लेते हैं ये ओजोन हमारी बॉडी में एंटर होती है और जाके ये इरिटेशन काज करती है, कफिंग काज करती है। तो हमारे पास राइजिंग स्मोक कैसी होती है? ऐसी स्मोक जिसके पास हाई कंटेंट हो, हाई अमाउंट ऑफ ओजोन की हो, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या? इंडस्ट्रियल स्मोक का था। इसका दूसरा नाम क्या होता है? हमारे पास क्या था? फोटो केमिकल स्मोक। जी, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फोटो
केमिकल स्मोक। देखिए फोटोकेमिकल, क्योंकि मैंने कहा सन, मैंने भी कहा था ना ये जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट में होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन से बनती है ओजोन। सनलाइट की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन से बनता है ओजोन, ठीक है। और हमारे पास ये येलोइश ब्राउन कलर की होती है, येलोइश कलर की भी होती है, ब्राउनिश कलर की भी होती है और ग्रे कलर की भी होती है। तीन से कलर मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। जिन एरिया में इंडस्ट्री, वही बात है जहाँ पे स्मोक उन एरिया में ज्यादा नजर आती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, या जहाँ जो इलाका बहुत बड़ा है, ठीक है, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है वहां पे या स्मोक ज्यादा नजर आती है, वहां पे इरिटेशन का होती है। जैसे कि अक्सर आप लोग न्यूज में सुनते हैं कि लाहौर में ये बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो हाई पोल्यूटेड, जहाँ पोल्यूशन ज्यादा होगी वहां पे स्मोक ज्यादा बनेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद मुझे बताएं यहाँ तक किसी को इश्यू है?